हेलो साथियों, हमने स्टैटिस्टिक्स में C4 सीरीज़ में पार्ट 2 जो देखा उसमें चित्रमय प्रदर्शन हमने पढ़ा था। और चित्रमय प्रदर्शन में भी एक विमा चित्र, वन डायमेंशनल डायग्राम के जो डिफरेंट टाइप्स थे उसको हमने पढ़ा। जितने भी दंड चित्र थे, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये चार जो इसके प्रकार थे वो हमने एक विमा चित्र में पिछले वीडियो में हमने देखा। ये जो पार्ट 3 है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का ही नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम 2 विमा, 3 विमा, ये जो जितने भी बचे हुए चित्र हैं वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं द्विविमा चित्र, 2 डायमेंशनल डायग्राम, या इनको हम एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। 2 डायमेंशन नाम से ही क्लियर है। जैसे 1 डायमेंशन में एक विस्तार का उपयोग किया चित्र बनाते समय, एक विस्तार मतलब केवल ऊंचाई का ही प्रयोग किया था, हमने सभी बार की चौड़ाई इक्वल रखी थी, है ना। यहाँ पर 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में 2 विस्तार का उपयोग करना है। कौन से? ऊंचाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग रहेंगे हर दंड की। उसमें सभी दंडों की चौड़ाई समान थी, ऊंचाई अलग थी। यहाँ पर ऊंचाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर इन्हें हम क्षेत्रफल चित्र बोलते हैं, और क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 भुजाओं का प्रयोग होता है ना। तो इसलिए जिन जिन का क्षेत्रफल निकलता है वो सब द्विविमा चित्र में आते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है। तो ये चित्र जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, द्विविमा चित्र में आते हैं। अब हम इसमें एक ये भी ध्यान रखें कि जो चित्र बन रहा है, जैसे ये एक दंड आपको दिख रहा है, ये पूरा इस आयत के क्षेत्रफल को बताता है। अब इसकी लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है, दोनों में देखिए आप, लंबाई चौड़ाई दोनों अलग हैं। पूरा जो दंड है, पूरा जो आयत है, ये आयत उस पूरे क्षेत्रफल को बताता है, और क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में रहता है। ठीक है। आयत चित्र सबसे पहले हम ले लेते हैं, रेक्टेंगल डायग्राम। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल मतलब पूरा मूल्य हमें दे रखा है। अब किसी एक को हमको चौड़ाई निर्धारित कर देनी है। जैसे कीमत और बिक्री मात्रा दोनों का गुणा करें तो कुल आय आ जाती है। कुल आय जो है वो पूरे आयत को बता देगा, है ना। बिक्री मात्रा जो है, जैसे दोनों व्यापारी हैं या दोनों फर्म हैं, तो दोनों की जो बिक्री मात्रा है उसको आप चौड़ाई का अनुपात ले लो। इसकी बिक्री मात्रा ज़्यादा, इसकी बिक्री मात्रा कम हो गई, है ना। अब जो कीमत है वो इसकी ज़्यादा होगी जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसकी कम होगी जिसका क्षेत्रफल कम है। मतलब लंबाई या चौड़ाई इनके अनुपात में एक क्षेत्रफल व्यक्त होता है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिटेल न्यूमेरिकल वगैरह नहीं लिए हैं, ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। इसके भी 2 रूप हैं। उपविभाजित आयत चित्र, जब विभिन्न उपविभागों की तुलना करनी हो, है ना। और एक है प्रतिशत उपविभाजित आयत चित्र। ये हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम ये हम बना चुके हैं। अंतर इतना है कि यहाँ पर इनकी चौड़ाई भी अलग अलग है ना। वहाँ पर बार की, दंड की चौड़ाई है वो इक्वल थी। तो विभिन्न उपविभागों की तुलना करने के लिए इनका हम उपयोग करते हैं, उपविभाजित आयत चित्र और प्रतिशत उपविभाजित आयत चित्र। इसमें प्रतिशत के रूप में है, तो प्रतिशत का टोटल तो 100 ही होता है, इसलिए दोनों की ऊंचाई बराबर आ गई है। यहाँ पर दोनों की ऊंचाई भी अलग अलग है और चौड़ाई भी अलग अलग है। अब हम लेते हैं वर्ग चित्र। वर्ग, इसका भी क्षेत्रफल निकलता है। वर्ग चित्र का उपयोग कब करते हैं? जब जो समंक हमको दे रखे हैं उनमें अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य में बहुत ज़्यादा अंतर हो। जैसे एक मूल्य तो 1600 है, 1600, और एक मूल्य 16 है, ओनली 16 है, तो न्यूनतम मूल्य तो हो गया 16, अधिकतम मूल्य है 1600। कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो ऐसे जो स्थितियां हैं उनमें हम वर्ग चित्र और वृत्त चित्र इन दोनों का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, जब अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है तब वर्ग चित्र या वृत्त चित्र बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब वर्ग की भुजा निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा का स्क्वायर, है ना। तो केवल भुजा निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा?
वर्गमूल निकालना है क्षेत्रफल का। 1600 का वर्गमूल निकालते ही वो 40 हो जाएगा और 16 का निकालते ही 4 हो जाएगा, फिर वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वृत्त में भी जब त्रिज्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल है तो उसमें भी त्रिज्या निकालते हैं तो रूट निकालना पड़ता है, तो रूट निकालेंगे तो अपने आप उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। इन दोनों चित्रों को मैं एक साथ बता रहा हूँ। वर्ग चित्र, इसकी भी स्थितियाँ वही हैं जब अधिकतम और न्यूनतम मूल्य में बहुत ज़्यादा अंतर हो। वृत्त चित्र में भी जब अधिकतम और न्यूनतम मूल्य में बहुत ज़्यादा अंतर हो। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ये, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या निकालनी हो तो क्षेत्रफल में पाई को डिवाइड करके रूट निकाल लेते हैं, तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी, यहाँ से ये भुजा निकल जाएगी। ध्यान ये रखें कि जब वर्ग बनाए जाते हैं तो वो धरातल पर रहते हैं, एक्स अक्ष को स्पर्श करते हैं सारे वर्ग, है ना। लेकिन जब वृत्त बनाए जाते हैं तो वृत्त जो है उनके केंद्र एक समान स्तर पर होने चाहिए। इसलिए आप देख रहे हैं ये वृत्त यहाँ है जबकि ये वाला वृत्त बहुत ऊंचा हो गया। कारण क्या है, इसका केंद्र यहाँ पर है। तो सभी वृत्तों के केंद्र जो हैं वो एक लाइन में होने चाहिए, जबकि वर्ग जो हैं वो सभी एक्स अक्ष को स्पर्श करते हैं अर्थात धरातल पर रहते हैं। क्लियर हो गया ना। वृत्त जो चित्र है उसमें सभी वृत्तों के केंद्र एक लाइन में होने चाहिए, बाकी स्थितियां दोनों के उपयोग की वो सेम है। अब वृत्त चित्र में ही हम देखते हैं एक वृत्त खंड चित्र भी बनता है। एंगुलर डायग्राम या सेक्टर डायग्राम या पाई डायग्राम भी हम बोलते हैं, कोणीय चित्र भी बोलते हैं, वृत्त खंड चित्र। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब कुल के विभिन्न भागों की तुलना करनी हो, विभिन्न भागों का तुलनात्मक प्रदर्शन करना हो, तब हम वृत्त खंड चित्र बनाते हैं। तो वृत्त खंड चित्र जो है उसको अपन जो हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम पढ़ा था या परसेंटेज बार डायग्राम पढ़ा था, उनमें भी वही स्थितियां हैं जो स्थितियां यहाँ हैं। तो वृत्त खंड चित्र बनेगा कैसे, तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, कुल 360 डिग्री का। तो आपको जो जो मूल्य, जो जो समंक आपको इस खंड में बताने हैं, उन सभी मूल्यों को आप डिग्री में कोण के रूप में परिवर्तित कीजिए, ठीक है ना। अब डिग्री कितना है, 360 टोटल। दो तरीके हैं, या तो आप पहले ही वैल्यूज जितनी भी दे रखी हैं, जैसे ये व्यय की विभिन्न मदें ले ली और कितना कितना व्यय किया, कुल व्यय 10,000 का हुआ, है ना। अब इसको आप या तो पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो और फिर डिग्री में कन्वर्ट करो, या डबल लेबर नहीं करना हो, आप डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट कर दें। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल होता है ना। कैसे बदलेंगे, देखिए डिग्री में हमने कन्वर्ट किया पर्टिकुलर वैल्यू अपन टोटल वैल्यू, तो पर्टिकुलर 3000, ये ऊपर रखा, टोटल कितना है 10,000, तो 3000 बटा 10,000 इंटू 360, इंटू 360 क्यों किया, क्योंकि हमको 360 डिग्री में ही विभाजित करना है, सारे टुकड़ों का टोटल तो 360 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर ये 108 डिग्री इसकी वैल्यू आया। अब कपड़ा इस पर 1000 व्यय हो रहा है, तो 1000 बटा 10,000 कुल इंटू 360, ये 36 डिग्री। इस तरह से इनको भी चेंज करेंगे, 72 डिग्री और 144 डिग्री आया। तो इन सब का टोटल आप चेक कर लेना कि 360 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स ये वैल्यू सारी सही हैं। तो 360 डिग्री के विभिन्न टुकड़े हमने कर दिए कोणीय रूप में। अब हम एक वृत्त बनाते हैं, उसकी एक त्रिज्या एक भुजा हम पहले बना देते हैं और यहाँ से एंगल बनाते हैं। सबसे पहले 108 डिग्री, तो यहाँ से ये 108 डिग्री बना दिया। इसके बाद में 108 डिग्री के बाद में 36 डिग्री है, तो 108 के बाद फिर 36 डिग्री का हमने ये एंगल बनाया। इसके बाद 72 डिग्री है, तो इसके बाद फिर हमने 72 डिग्री का एंगल बनाया और जो बचा हुआ है वो 144 का एंगल बचा हुआ है। अलग अलग शेडेड कर दी और इनको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा टुकड़ा किस चीज़ को व्यक्त करता है। यहाँ हम तुलनात्मक विवरण आराम से दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि विविध मद पर सर्वाधिक व्यय हो रहा है, उसके बाद अधिक व्यय जो है वो भोजन पर हो रहा है, और उससे अधिक व्यय जो है वो किराए पर हो रहा है, और कपड़े पर सबसे कम व्यय हो रहा है। ये हम एंगुलर जो ये प्रेजेंटेशन है ना, एंगुलर डायग्राम है, इसके डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पाई डायग्राम। चलिए अब हम लेते हैं चित्रलेख, पिक्टोग्राम्स।
ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हमको जानकारी ही पर्याप्त है। इसमें कहीं हमको ऐसे डायग्राम बनाने हैं, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसा नहीं आएगा। हमको केवल ध्यान रखना है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में कौन कौन से डायग्राम हैं, कौन से डायग्राम कैसे बनते हैं या उनका कब उपयोग होता है। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में हमने 2 डायमेंशनल में हमने सारे डिटेल में देखे हैं। 3 डायमेंशनल में हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। 3 डायमेंशनल में त्रिविम चित्र बोलते हैं। त्रिविम चित्र कौन कौन से होंगे हमारे, जिसमें 3 विस्तार का उपयोग होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अर्थात जिसमें आयतन निकाला जाता है ना। इनको अपन आयतन चित्र भी बोलते हैं। आयतन किसके निकलते हैं, घन, घनाभ, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, गोला, है ना, स्फेयर। तो ये बेलन, सिलेंडर, तो ये जितने चित्र हैं वो सभी त्रिविम चित्र हैं। इनको आयतन चित्र भी बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं चित्रलेख। चित्रलेख में केवल चित्र बनेंगे। जैसे हमको जनसंख्या बतानी है तो मनुष्य का चित्र बताना है, हमको वाहनों की बिक्री बतानी है तो हमको वाहन बनाना है। जैसे कार कितनी बिकी तो कार का चित्र बनेगा, मोटरसाइकिल कितनी बिकी तो मोटरसाइकिल का चित्र बनेगा। ये आकर्षक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, विज्ञापन या प्रचार प्रसार जिनको करना है वहाँ पर चित्रलेख का उपयोग होता है और इसके अनुपात में चित्र बनते हैं। जैसे 1 लाख जनसंख्या या 12 लाख जनसंख्या बतानी तो हम 12 लाख मनुष्य के चित्र नहीं बना सकते हैं। हम 1 लाख का एक सिंबल बना लें, भाई एक चित्र है वो 1 लाख को शो करेगा तो हम 12 चित्र तो बना सकते हैं। तो आनुपातिक रूप में इसमें चित्रों को व्यक्त किया जाता है। फिर हम बात करेंगे मानचित्र, कार्टोग्राम्स। मानचित्र नाम से ही क्लियर है ना। ये जलवायु है, विभिन्न प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, इसके बाद खनिज कहाँ कहाँ देश में, देश के किस किस हिस्से में कितना कितना खनिज उत्पादन हो रहा है, औद्योगिक उत्पादन कितना हो रहा है, कृषि उपज कहाँ कहाँ कितनी हो रही है, मौसम किस प्रदेश का कैसा है, ये सारा व्यक्त करने के लिए हम कार्टोग्राम का उपयोग करते हैं। फिर एक कुछ विशेष प्रकार के बिजनेस डायग्राम हैं, व्यावसायिक चित्र हैं। कौन से चित्र हैं, नाम सुन ले हम। जैसे गैंट डायग्राम, गैंट चित्र, इसका उपयोग कहाँ होगा, जब कारखाने में उत्पादन की प्रगति की तुलना करनी हो। ये ध्यान रखना, कारखाने में उत्पादन की प्रगति की तुलना मतलब जैसे हमने लक्ष्य रखा कि इस साल हम 100 इकाई का उत्पादन करेंगे और वास्तव में उत्पादन अभी कितना हुआ है, हमारी क्या प्रगति है, ये देखने के लिए हम गैंट डायग्राम, गैंट चार्ट का उपयोग करते हैं। फिर है समविच्छेद चित्र, समविच्छेद, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन तो वैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है, न लाभ न हानि की स्थिति है। TRTC जब हम माइक्रो में पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कुल आय कुल लागत बराबर हो जाती है, अर्थात 0 लाभ 0 हानि की स्थिति होती है ना। तो यहाँ पर ब्रेक इवन चित्र का उपयोग, समविच्छेद का उपयोग कहाँ होगा, किसी वस्तु की कुल लागत और कुल विक्रय मूल्य, वही TRTC की ही बात है। तो दोनों जहाँ पर इक्वल हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहाँ न लाभ की स्थिति होती है न हानि की स्थिति होती है। रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो लाभ को बताएगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हानि को बताएगा। फिर है शुद्ध अवशेष चित्र, नेट बैलेंस। नेट बैलेंस लाभ या हानि, आय व्यय, इनका नेट बैलेंस क्या रहा, आयात निर्यात अवशेष, नेट की क्या रहा पोजीशन, निर्यात ज़्यादा है कि आयात ज़्यादा है, लाभ ज़्यादा है हानि ज़्यादा। नेक्स्ट छाया चित्र है, कटिबंध या अधिकतम विचरण चित्र है, और एक जी चित्र है जिसको हम जेड चित्र भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप जेड जैसा होता है। ये हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का पूरा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। और 3 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं उनका मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में वो एज इट इज़ लिख दिया था। ये सारे डायग्राम्स पूरे हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थैंक यू।